हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, सबसे पहले यूट्यूब पर हमने आपको बताया था कि सरकार कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रही है जिससे पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर सरकार का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया जारी हो चुका है, जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारी विस्तार में बताने वाला हूँ। 8th सीपीसी का विश्लेषण करेंगे। पेंशन वैलिडेशन गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी। पुराने पेंशनर को 8 सीपीसी नहीं। प्री 2006 के लिए फिटमेंट फैक्टर कुछ और, 2006 से 2015 के लिए फिटमेंट फैक्टर कुछ और, 2016 से 25 के लिए फिटमेंट फैक्टर कुछ और 2026 के बाद वाले के लिए फिटमेंट फैक्टर कुछ और देखिए, उन सभी की अगर मैं बात करूं तो जिस इस आधार पर दिख रहा है, पेंशन में काफ़ी बड़ा अंतर आ सकता है। तो क्या है ये पूरी की पूरी जानकारी, विस्तार से समझेंगे और गजट की बारीकियों को हिंदी में समझाऊंगा आपको, ताकि आप खुद समझ सकें कि देखिए इसका मकसद क्या है। सरकार ने इसको लेकर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, वित्त मंत्री जी ने, कि पुराने पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग मिलेगा, लेकिन क्या अगर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होगा तो क्या उस 8वें वेतन आयोग की मान्यता उतनी रह जाएगी जितना कि बताया गया है। अब गजट ऑफ इंडिया में ऐसी क्या जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको ये कहने पर मजबूर कर सकता है कि सरकार के हाथ में देखिए दोनों तरफ से पासे हैं, वो चाहे तो किसी भी तरह से उनको खेल सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अब उन फैसलों को बदल नहीं पाएंगे जैसा इस गजट में लिखा गया है। तो गजट की सारी बारीकियां चलते हैं आज के अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, 29 मार्च 2025। इसमें देखिए चलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के लिए है। और देखिए, जो फाइनेंस एक्ट 2025 इसको नाम लिया गया है, इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो पेंशनर्स के लिए हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो चलते हैं देखिए पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो आपको पेंशन रूल्स के बारे में जानकारी दे रहा है। देखिए, पार्ट नंबर 4, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लायबिलिटीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, आर्टिकल 309 जो संविधान का उनको प्रोविजन देता है, उसके तहत ये सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसमें देखिए, जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो 149 और 150 पैराग्राफ में पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं 149 में, और 150 में 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इन 6 के 6 पॉइंट्स को हम देखिए आपको बताने वाले हैं। ये आपके सामने इंग्लिश में है। अब सीधा मैं आपका हिंदी रूपांतरण की तरफ इसको लेके चलता हूं। देखिए, यहां पर 149(1), पेंशन नियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार को सामान्य सिद्धांत के रूप में पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार होगा। यहां पर इन्होंने कहा कि पेंशन नियमों में प्रावधानों पर जो प्रावधान है उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार के पास ये अंतर होगा कि वो पुराने और नए पेंशन भोगियों में अंतर कर सके। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे मानदंडों, सिद्धांतों और पद्धति के अधीन पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। यानी अगर सेंट्रल पे कमीशन बोले कि भैया ये ऐसी चीज़ें हैं, पुराने जो पेंशनर हैं उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर, नए के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर, तो ऐसी स्थिति में सरकार उनको मान सकती है। या तो देखिए अंतर किया जा सकता है, या जो ऑलरेडी चल रहा है उसको बनाए रखा जा सकता है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न हो सकता है। यानी इनको देखिए पहले से ही पता है कि वेतन आयोग अगर इसके ऊपर कुछ बात बोलेगा तो हम पहले से ही कानून लेके आते हैं। क्या इसका इशारा ये तो नहीं है कि देखिए पहले ही कानून बना दिया गया है, अब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनके पास रहेगा कि देखिए आप इस कानून के अनुसार काम कर सकते हैं, तो वो देखिए उसी अनुसार से काम करेगा वेतन आयोग। इसकी तरफ भी अंदेशा लगाया जा रहा है। तथा विशेष रूप से पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति की तिथि या वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत सिफारिश के क्रियान्वयन की तिथि के आधार पर अंतर किया जा सकता है। देखिए, या तो डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर,
या जो वेतन आयोग की डेट है उसके अनुसार उसमें अंतर पैदा किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में ऐसे मानदंड, सिद्धांत और पद्धति निर्धारित करती है या कर सकती है जिसमें अन्य बातों के अलावा पेंशन भोगियों के बीच अंतर शामिल है। यानी देखिए, सब कुछ करने के बाद में एक ही लाइन हर पॉइंट में क्लियर है कि पेंशन भोगियों के बीच अंतर जो ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करने से उत्पन्न हो सकता है तथा विशेष रूप से पेंशन दावे और देयताएं के बारे में बताया गया है। किसी विशेष केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन के मानदंड, सिद्धांत और विधि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे और ऐसे स्वीकृत सिफारिशों का लाभ पहले तिथि से प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा गया है कि अगर वो ऐसा कहता है सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे और ऐसी स्वीकृत सिफारिश जो होगी वो लाभ पहली तिथि से प्रभावी नहीं होगा, यानी पुराने पेंशनर को उसका लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो देखिए पुराने पेंशनर को उसका एरियर नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसका इशारा इस तरफ लगा सकते हैं। 150 पॉइंट्स देखिए, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के लिए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी और पेंशन नियम में किसी बात के होते हुए भी यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार के पास अपने पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने का प्रावधान है, प्राधिकार है और हमेशा ऐसा माना जाएगा कि उसके पास प्राधिकार रहा है। यानी उसके पास प्राधिकार है कि वो कट ऑफ डेट्स के आधार पर पेंशन भोगियों में अंतर पैदा कर सके। अगर कोर्ट केस भी होता है तब भी इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकता है कोर्ट। अब वह इस भाग के अंतर्गत केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पेंशन भोगियों के बीच भेद कर सकता है या बनाए रख सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तिथि पेंशन पात्रता के संबंध में भेद और वर्गीकरण का आधार होगी। यहाँ पर देखिए बहुत लाइन स्पष्ट कर दी गई है कि पेंशन भोगियों की जो रिटायरमेंट की डेट है पेंशन पात्रता के संबंध में भेद और वर्गीकरण का आधार होगा। यानी ये जो आपका डेट ऑफ कट ऑफ डेट्स हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज हैं, ये उनकी पेंशन भोगियों में जो डिफरेंस है उसका मेन आधार होगा। और ये देखिए गजट नोटिफिकेशन में और भी क्लियर कर दिया गया है। हालांकि देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पर सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी 2 वीक पहले कि 1/1/2026 से पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का भाग लाभ और देखिए पुराने पेंशनर को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। इस पर मैं देखिए 2 वीडियोस बताई थी और सबसे पहले देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद सरकार ने स्पष्टीकरण भी जारी किया, लेकिन अभी तक भी देखिए रेगुलर आप अपडेट्स देखते हैं, ये सब जानकारी देखते हैं। वैलिडेशन लॉ गिव्स बैक टू सेंटर पावर्स टुक अवे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के लिए भी इन्होंने बोला कि हमने भैया कानून ला दिया है, सुप्रीम अगर कोर्ट में भी कोई चीज़ें हैं इसको लेकर तो हम उस पर भी कानून बना सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी टेबल, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये चीज़ निकल के सामने क्यों आ रही है? क्योंकि कट ऑफ डेट्स के आधार पर पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार सरकार के पास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुराने पेंशनर हैं उनको कम फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, जो जैसे इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। ये देखिए टेबल जो एक एग्जाम्पल के रूप में बनाई गई है। 2006 से पुराने के लिए मान लीजिए कि 2 दिया जाता है तो 9,000 से बढ़कर उनकी पेंशन हो जाएगी 18,000। 2006 से लेकर 2015 के बीच में 20,700 यानी 2.3 फिटमेंट फैक्टर। 16 से 25 अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 23,130। 2026 के बाद वालों के लिए 2.86 रहता है तो देखिए यहाँ पर 25,740। तो देखिए लगभग 7,000 8,000 का डिफरेंस जो है यहाँ पर पुराने और नए पेंशनर्स में है। और हर कट ऑफ डेट्स के आधार पर, हर पे कमीशन की डेट्स के आधार पर यह वर्गीकृत किया जा रहा है। देखिए सरकार बार बार बोल रही है कि सबको मिलेगा, लेकिन इस मिलने को क्या आप मिलना बोलेंगे अगर वो फिटमेंट फैक्टर सभी वर्ग के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए सेपरेट हो? अगर ऐसा होता है तो देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना होगी और सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने देखिए कह सकते हैं कि अभी तक कुछ भी ऐसा सर्कुलर या आदेश जारी नहीं किया है कि भैया सभी पर सेम प्रभावी रूप से फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। देखिए जब तक ऐसी चीज़ें नहीं सामने आती हैं ये डर बना जाना जो है ये लाजिम है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं 8वें वेतन आयोग से जस्ट पहले वेतन आयोग की सारी सिफारिशों को उसमें मेंशन किया गया है। उसमें बोला कि भैया वेतन आयोग अगर चाहेगा तो हम उसको कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस भी जाएगा तो वहाँ भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून आ चुका है। तो देखिए ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोट तो है।
सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन काफ़ी नहीं है। और लगातार जब भी इस मुद्दे पर मीटिंग होती है, ये मुद्दा उठता है कि आप देखिए लिखित आश्वासन दें, लेकिन सरकार लिखित आश्वासन देने के मूड में भी नहीं दिख रही है। ये थी हमारी एनालिसिस। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है? आप अपने कीमती कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।